लास्ट क्लास में हमने इनहेरिटेंस को डिस्कस कर लिया था और उसी के साथ में हमने ये भी देख लिया था कि इनहेरिटेंस कितने तरह का होता है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनहेरिटेंस के केस में जब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होता है तो वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं और किस तरीके से उसको लिखा जाएगा। तो एक बार इनहेरिटेंस के लिए हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर देखें, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होता क्या है। देखो, सपोज करो आपने कोई वेरिएबल बनाया है। ये एक वेरिएबल आपके पास ए और उसमें वैल्यू आपने असाइन की है 23। तो होगा क्या, मेमोरी में एक 4 बाइट का ब्लॉक बनेगा और इस 4 बाइट के ब्लॉक का नाम क्या होगा, ए। कंटेंट क्या होगा इसमें 23 और मान लो इसका एड्रेस है 1000। तो हम ए इसका नाम है, 23 उसके अंदर कंटेंट रखा हुआ है और 1000 क्या है इसकी वैल्यू है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ ए की लाइफ क्या है। ए की लाइफ क्या है? लाइफ का मतलब ये कब तक मेमोरी में रहेगा। तो आपका सिंपल सा वापस एक सवाल होगा कि आप पहले ये बताइए कि ए डिक्लेयर कहाँ हुआ है। जिस तरीके से ए डिक्लेयर हुआ है वैसे आप बता पाओगे कि ए की लाइफ क्या है। तो मान लो एक फंक्शन है हमारे पास डेमो नाम से। इस डेमो फंक्शन के अंदर आपने ए को बना रखा है। तो इस ए की लाइफ क्या हो जाएगी, जब तक प्रोग्राम का कंट्रोल इस डेमो के अंदर है। जैसे प्रोग्राम का कंट्रोल डेमो के पास आएगा उसी टाइम पे ए को मेमोरी मिलेगी और जैसे ही डेमो का एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा इमीडिएटली ए को मिली हुई मेमोरी भी क्या कर दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी। तो जिस तरीके से वेरिएबल के साथ उसकी लाइफ का खेल होता है, सिमिलरली ऑब्जेक्ट के साथ में भी ये होता है। तो एक क्लास है मेरे पास, एक क्लास बनाई हमने टेस्ट नाम से। और फिर मेन फंक्शन में हम टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं T1 नाम से। तो होगा क्या, T1 को मेमोरी मिलेगी। कितनी मेमोरी मिलेगी, जितने इसके अंदर इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है उन सब की साइज के सम के बराबर। फिलहाल हमने ये डमी कोड लिखा है तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मेंबर वेरिएबल हमने नहीं लिखा है। तो आप मान के चलिए कि जितने भी मेंबर वेरिएबल होंगे उतनी मेमोरी इसको मिल जाएगी। तो चूंकि T1 आप ऑब्जेक्ट है तो ये कहाँ बना है, मेन फंक्शन के अंदर। तो जैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल मेन के पास आएगा उसी टाइम पे T1 को मेमोरी मिलेगी और जैसे ही मेन फंक्शन का एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा उसी टाइम पे T1 को मिली हुई मेमोरी रिलीज कर दी जाएगी। तो ये जो T1 की लाइफ है वो T1 की लाइफ है याद से, जब तक प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर है तब तक वो T1 की लाइफ है। तो इस T1 की लाइफ में T1 की लाइफ स्टार्ट होगी और T1 की लाइफ फिनिश होगी। ठीक है, तो T1 ऑब्जेक्ट की लाइफ स्टार्ट होगी और T1 ऑब्जेक्ट की लाइफ फिनिश होगी। कहां से शुरू होगा ये, जैसे मेन फंक्शन के पास कंट्रोल आएगा वहां से, और जैसे मेन फंक्शन से कंट्रोल वापस जाएगा उसकी मेमोरी क्या कर दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट T1 है इसकी लाइफ में जो सबसे पहला जो काम होता है और जो सबसे आखिरी काम होता है, ऑब्जेक्ट T1 है हमारे पास। इस ऑब्जेक्ट T1 की लाइफ में अगर आपको सबसे पहले कोई काम करना है तो उस केस में आप किसका यूज करते हो, कंस्ट्रक्टर का। किसका यूज करोगे, कंस्ट्रक्टर का। और ऑब्जेक्ट की लाइफ में अगर सबसे आखिरी में आपको कोई काम करना है, मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट मेमोरी से रिलीज होगा इमीडिएटली जस्ट पहले अगर आपको कोई काम करना है तो इस काम को करने के लिए आपके पास क्या होता है, डिस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लाइफ में सबसे पहले अगर आपको कोई काम करना है तो वो काम किसके थ्रू होगा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। और ऑब्जेक्ट की लाइफ में सबसे आखिरी में अगर कोई काम करना है तो वो काम किसके थ्रू होगा, डिस्ट्रक्टर के थ्रू होगा। अब कंस्ट्रक्टर हो या डिस्ट्रक्टर,
चाहे हम कंस्ट्रक्टर की बात करें या डिस्ट्रक्टर की बात करें, बोथ आर मेंबर फंक्शन। दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, मेंबर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन है और डिस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन है। तो हम यूं कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट की लाइफ में सबसे पहले चलने वाला जो फंक्शन होता है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ में जो सबसे आखिरी में चलने वाला फंक्शन है वो कौन सा है हमारे पास, डिस्ट्रक्टर फंक्शन हो जाएगा। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट लिखना चाहूं तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है। तो सबसे पहली बात तो हमने ये देखी कि चाहे कंस्ट्रक्टर हो या डिस्ट्रक्टर, दोनों के दोनों क्या है, मेंबर फंक्शन है। तो पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्टर इज ए इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन whose name is same as name of class। पहला पॉइंट हमें क्या समझ में आया कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या होता है, एक मेंबर फंक्शन होता है। लेकिन मेंबर फंक्शन में भी कौन सा वाला, इंस्टेंस मेंबर। अगर ये इंस्टेंस मेंबर है तो आपको एक बात और समझ में आ गई होगी कि ये कभी स्टैटिक नहीं हो सकता। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास क्लास होती है, उस क्लास के अंदर हम दो तरह के मेंबर बना सकते हैं, पहले इंस्टेंस मेंबर और दूसरे क्लास मेंबर। ठीक है, पहले कौन से, इंस्टेंस मेंबर और दूसरे क्लास मेंबर। इंस्टेंस मेंबर वो होते हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, और क्लास मेंबर कौन से होते हैं, जो कंप्लीट क्लास के साथ बिलोंग करते हैं। अगर आपने बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ में कोई भी मेंबर लिखा है तो वो हमेशा क्या माना जाएगा, इंस्टेंस मेंबर माना जाएगा। और अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड लगा के, आपने स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से अगर कोई मेंबर बनाया है तो वो किसका मेंबर माना जाएगा, वो क्लास का मेंबर माना जाएगा, वो ऑब्जेक्ट का मेंबर नहीं माना जाएगा। अब फर्क क्या होता है इनमें, फर्क ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट का मेंबर होता है उसको सेपरेट मेमोरी मिलती है हर ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन जो क्लास का मेंबर होता है उसको एक ही बार मेमोरी मिलती है, और उस मेमोरी को जितने भी ऑब्जेक्ट उस क्लास के बनेंगे वो सारे के सारे उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो किस टाइप का है, इंस्टेंस मेंबर है। इसका मतलब है कि वो कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता। तो कोई आपसे ये पूछे कि कंस्ट्रक्टर जो है क्या वो कभी स्टैटिक हो सकता है, तो आपका जवाब होगा वो स्टैटिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका जवाब दे। कंस्ट्रक्टर स्टैटिक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन इंप्लिसिटली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज इंप्लिसिटली कॉल, इंप्लिसिटली मतलब ऑटोमेटिकली। फंक्शन इज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन object of class is created, when object of class is created। जैसे ही आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसी टाइम पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाएगा। जब ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा तो हम यूं कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज guaranteed function। constructor function is guaranteed function that execute when object of class is created। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये वाला जो तीसरा वाला जो पॉइंट लिखा है इस लाइन पे तो आपको कभी कोई डाउट करना ही नहीं है। किसी भी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बना है तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट बना है
तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ में चलने वाला जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो होता है कौन सा वाला है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। तो ऑब्जेक्ट बना है तो कंस्ट्रक्टर तो चलेगा ही चलेगा, और जब कंस्ट्रक्टर चलेगा ही चलेगा तो हमने क्या बोला इसको कि ये कैसा फंक्शन है कि गारंटेड फंक्शन है। वो इस बात की श्योरिटी देता है कि अगर आपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा ही होगा। एंड बेसिकली द कंस्ट्रक्टर इज यूज फॉर constructor function is used for solve the problem of initialization. Solve the problem of initialization. कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो बेसिकली काम होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करवाने का, या मैं यूं कहूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने का जो काम है वो किसका होता है? कंस्ट्रक्टर को होता है। अब ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, थोड़ा सा डाउट हुआ होगा कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से क्या मतलब है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब आपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो बनाते ही उसके जितने भी इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है उन सबको मेमोरी मिलेगी, और जब उनको मेमोरी मिलेगी तो उनके अंदर आप कुछ न कुछ ऐसी वैल्यू रखना चाहोगे जिसको आप यूज करो तो आपके कोड पे किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं जाए। अगर आप नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट उनके अंदर क्या बैठा होगा? गार्बेज बैठा होगा। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखा, और उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आपने जो भी डिफॉल्ट वैल्यू आप इनिशियलाइज करवाना चाहते हो वो वैल्यू आपने इनिशियलाइज करवा दी। तो इस तरीके से जो इनिशियलाइजेशन वाली प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करेंगे। अब जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका जो नेम होता है वो कैसा होता है? क्लास के नाम के जैसा होता है। अब एक चीज और ध्यान में रखना कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन does not have any return type, does not have any return type, return type not even void, not even void। जनरली होता क्या है कि जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो हम उसका रिटर्न टाइप क्या मेंशन करते हैं? वॉइड मेंशन करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में कंस्ट्रक्टर फंक्शन का रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, और जब रिटर्न टाइप होता ही नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर वॉइड भी मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ये बात नहीं है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का रिटर्न टाइप होता ही नहीं है। अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो आपके पास एरर आ जाएगी। कुछ और बातें अगर हम देखें कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग, जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज जनरली declared in public section, पब्लिक सेक्शन। ठीक है, हमने ये नहीं बोला है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन। आपकी इच्छा है आप कहीं पर भी उसको डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन बोला है कि जनरली हम कहाँ उसको डिक्लेयर करते हैं? पब्लिक सेक्शन में। क्यों पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं? क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन इम्प्लिसिटली कॉल होगा कब? जब बनेगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने उस क्लास के अंदर ही उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्वियसली जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो मेन फंक्शन में बनाओगे, और अगर आपने मेन फंक्शन में उसका ऑब्जेक्ट बनाया इसका मतलब आप क्लास के बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, और जब क्लास के बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर वो किस सेक्शन में जाना चाहिए? पब्लिक सेक्शन में जाना चाहिए। अगर आपने उसको प्राइवेट कर दिया और मेन फंक्शन से उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की तो एरर आ जाएगी आपके पास कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वो किसको हिट करेगा? कंस्ट्रक्टर को हिट करेगा। अब चूंकि कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर प्राइवेट सेक्शन में बैठा है तो वो एक्सेसिबल नहीं है, और वो एक्सेसिबल नहीं है तो फिर आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो बोला है कि जनरली कहाँ होना चाहिए? वो पब्लिक सेक्शन के अंदर होना चाहिए। हाँ, अगर आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर आपकी क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उस केस में आप इसको प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। जब डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा
तो वो डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर, और फिर वहां से वो किसको एक्सेस कर लेगा, आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को वो एक्सेस कर लेगा। तो अगर आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तब आप प्रोटेक्टेड सेक्शन में लिख सकते हो, या अगर आप इनहेरिटेंस कर रहे हो, आप इनहेरिटेंस कर रहे हो और इनहेरिटेंस के केस में आप ये चाहते हो कि मैं बेस क्लास का कभी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ही नहीं, ठीक है, सिर्फ क्या करूंगा, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और जब सिर्फ डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो प्रोटेक्टेड मेंबर तो डिराइव्ड क्लास के अंदर डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन रिकमेंडेशन यही होता है कि कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन है वो हमेशा किस सेक्शन में होना चाहिए, पब्लिक सेक्शन में ही होना चाहिए। अगर आप इतनी श्योरिटी दे सकते हो कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो फिर उस केस में आप उसको प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर रख सकते हो। प्राइवेट तो फिर भी नहीं रखना। अगर आपने उसको प्राइवेट ही रख दिया तो फिर आप उस क्लास के साथ कुछ नहीं करना चाह रहे, और जब क्लास के साथ कुछ भी नहीं करना चाह रहे तो फिर बनाए काहे रहे हो। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा वो जनरली किस सेक्शन में लिखा जाएगा, पब्लिक सेक्शन के अंदर लिखा जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद ध्यान में रखनी है वो ये है कि कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग पॉसिबल है। ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर इज पॉसिबल, ठीक है। अब ओवरलोडिंग क्या होती है, मल्टीपल फंक्शन विथ सेम नेम। एक से ज्यादा फंक्शन है, उनका नाम क्या है, सेम है, बट आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट। अब ओवरलोडिंग वाले चैप्टर में हमने इस बात को बड़ी डिटेल में पढ़ रखी है कि जो आर्गुमेंट है वो टाइप के आधार में भी अलग हो सकते हैं, सीक्वेंस के बेसिस पे भी अलग हो सकते हैं, और वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट के बेसिस पे भी अलग हो सकते हैं। तीनों में से किसी एक चीज का डिफरेंट होना कंपलसरी है। तो लिखा है कि कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हो जाएगी, मल्टीपल फंक्शन सेम नेम से बनाते हैं तो वो क्या है, ओवरलोडिंग है। जब आप कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग करोगे तो इसका मतलब है कि आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाओगे, और जब एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो उनका नाम सेम रखना पड़ेगा या नहीं। यस, ऑब्वियसली जब हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था तो सीखा यही था कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम के जैसा होगा। अब आप एक कंस्ट्रक्टर बनाओ चाहे 5 कंस्ट्रक्टर बनाओ, कंस्ट्रक्टर तो कंस्ट्रक्टर है, और अगर कंस्ट्रक्टर आप उसको बोल रहे हो तो फिर उसका नाम क्लास के नाम के जैसा ही होना चाहिए। और जब क्लास के नाम के जैसा है तो जितने भी कंस्ट्रक्टर आप बना रहे हो सबका नाम क्या होगा, सेम होगा। आर्गुमेंट में आप फर्क कर दीजिए, अगर आर्गुमेंट में फर्क करके आप उन तीनों कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर रहे हो, आइदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट, सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट, तो ओवरलोडिंग पॉसिबल है। और ओवरलोडिंग में हमने एक बात और सीखी थी, रिटर्न टाइप डज नॉट प्ले एनी रोल। ये फंक्शन की ओवरलोडिंग में फंक्शन का रिटर्न टाइप किसी भी तरह का कोई रोल प्ले नहीं करता है। इधर कंस्ट्रक्टर का तो रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, तो फिर वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि रिटर्न टाइप किसी भी तरह का रोल प्ले नहीं करता। यहाँ कंस्ट्रक्टर के साथ में तो रिटर्न टाइप है ही नहीं। तो मोटा माटी हमने कंस्ट्रक्टर को लेके जो बेसिक्स बातें थी वो हमने सीख ली है कि कंस्ट्रक्टर एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होगा, मतलब वो कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, जिसका नाम है वो क्लास के नाम के जैसा होगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो इम्प्लिसिटली या ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, कब, जब बनता है क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हो। जब पहली बार ऑब्जेक्ट बना है तब वो इम्प्लिसिटली कॉल हो जाएगा। फर्दर अगर आपको लगता है कि नहीं हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वापस से कंस्ट्रक्टर को चलाना है, तो यस ऑफ कोर्स आप वापस से कंस्ट्रक्टर को चला सकते हो, लेकिन उस सिचुएशन में कंस्ट्रक्टर का एक्सप्लिसिट कॉल होगा, इम्प्लिसिट कॉल नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर एक गारंटेड फंक्शन होता है जो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के जस्ट बाद एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब गारंटेड बोला है मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बना है तो कंस्ट्रक्टर तो चलेगा ही चलेगा। और बेसिकली कंस्ट्रक्टर का जो काम होता है वो इनिशियलाइजेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने का होता है। इनिशियलाइजेशन की प्रॉब्लम क्या होती है ये अभी अभी हमने डिस्कस कर ली थी। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, यहाँ तक कि हम वॉइड भी मेंशन नहीं करते। उसके बाद हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर को जनरली किस सेक्शन में लिखा जाता है, पब्लिक सेक्शन में। सिंपल सा जवाब है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन इम्प्लिसिटली कॉल होगा जब बनेगा क्लास का ऑब्जेक्ट, और क्लास का ऑब्जेक्ट आमतौर पर क्लास के बाहर ही बनता है, दैट मीन्स मेन फंक्शन के अंदर ही बनता है। तो
तो अगर उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आप मेन फंक्शन से एक्सेस करने की परमिशन देना चाह रहे हो तो ऑफ कोर्स वो कैसा होना चाहिए, पब्लिक होना ही चाहिए, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। और कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग पॉसिबल है, आप एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आप लिख सकते हो, बशर्ते वो फंक्शन ओवरलोडिंग के रूल्स को कंफर्म करता हो, किसी भी फंक्शन ओवरलोडिंग के रूल्स को वो वायलेशन नहीं करता हो। अब कंस्ट्रक्टर बनाने का सिंटैक्स क्या है? अगर कंस्ट्रक्टर बनाने के सिंटैक्स की हम बात करें तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्लास का नेम, उसके बाद चूंकि ये फंक्शन है तो फिर पैरेंथेसिस तो आएंगे ही आएंगे, और यहां पर आप कंस्ट्रक्टर की बॉडी लिखोगे, बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर। क्या कुछ रिटर्न टाइप लिखोगे? नहीं। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्लास बनाई है डेमो नाम से, डेमो क्लास के पब्लिक सेक्शन में आप कंस्ट्रक्टर लिखोगे तो आपने लिखा डेमो और एक सिंपल सा मैसेज आपने दिया है, सी आउट में लिखा आपने हेलो। इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। अब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कब होगा? इम्प्लिसिटली, जब बनेगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट। और हमें यह भी पता है कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो एक पूरा फुल फ्लेश कोड में लिख रहा हूं जो एग्जीक्यूट होगा। जैसे हमने यहां पर एक क्लास बनाई डेमो नाम से, डेमो क्लास के पब्लिक सेक्शन में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है डेमो, और यहां पर हमने मैसेज दिया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड बैकस्लैश एन, मैन फंक्शन लिया और मैन फंक्शन में हमने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है D1 नाम से। ठीक है, डेमो क्लास ली है, डेमो क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर हमने लिखा है और मेन फंक्शन में हमने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया D1। तो जैसे ही डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट D1 बनेगा, बनते ही क्या होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो सीधा कंट्रोल किसके पास जाएगा? डेमो के पास जाएगा, और डेमो के पास जाएगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है जहां पर अपने को आउटपुट नजर आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट लिखने से काम हो कैसे रहा है? ठीक है, तो जब आप ऐसा स्टेटमेंट लिखते हो तो इंटरनली ये स्टेटमेंट बन जाता है डेमो D1 असाइन डेमो। ध्यान रखना है, ये एक्सप्लिसिट कॉल नहीं है, आप इस पे कंफ्यूज नहीं हो गए। अभी एक्सप्लिसिट वाला जो गेम है ना, वो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये एक्सप्लिसिट कॉल नहीं है। ये तो आपने ऐसे लिखा, इसी को इंटरनली आप कंपाइलर इस तरीके से लिख देगा। तो डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट D1 बना, बनते ही D1 के लिए कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर? जो किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, वो वाला कंस्ट्रक्टर। इस स्टेटमेंट को ऐसे रीड मत करना कि डेमो ने जो रिटर्न किया वो D1 में असाइन हुआ, जैसे जनरली हम लिखते हैं ना कि इंट ए असाइन फन। तो इनमें होता क्या है कि फन फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो किस में चला जाएगा? ए में चला जाएगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ में इस टाइप से आप पढ़ने की कोशिश ना करें इस स्टेटमेंट को कि डेमो जो रिटर्न करेगा वो किस में जाएगा? D1 में जाएगा। नहीं, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट D1 बना और बनते ही जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यहां से कॉल हो गया। तो आपने ऐसा लिखा, कंपाइलर इंटरनली उसको इस तरीके से लिख देगा। अब मान लो आपने डेमो क्लास के दो ऑब्जेक्ट और बनाए, D2 और D3। कितने कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होंगे? दो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बना है तो कंस्ट्रक्टर तो चलेगा ही चलेगा। तो पहले D1 के लिए कंस्ट्रक्टर चल चुका था, अब फिर D2 के लिए चलेगा और उसके बाद D3 के लिए चलेगा। तो अगेन मैसेज आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। फिर D3 के लिए जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो मैसेज आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड।
मान लो आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया है, आपने लिखा डेमो D4 एंड अरे जैसे आप प्रिमिटिव टाइप का एरे क्रिएट करते हो वैसे नॉन प्रिमिटिव टाइप का एरे भी बनाया जा सकता है। अगर आप इंट टाइप के ब्लॉक का एरे बनाते हो तो आप डेमो टाइप के ब्लॉक का एरे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आपने डेमो क्लास के लिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। नाम क्या रखा है एरे का D4। और कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे। जब 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे तो तीनों के लिए वापस से सेपरेट कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो अगेन 3 बार कंस्ट्रक्टर फिर चलेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड तीसरी बार फिर चलेगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो देखो इस पूरी की पूरी प्रोग्राम में हमने कितने ऑब्जेक्ट बनाए, यहां से एक ऑब्जेक्ट, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट और 3 ऑब्जेक्ट यहां पर। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हुए, 6 ऑब्जेक्ट हुए। तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कितनी बार चलेगा, 6 बार चलेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ऑब्जेक्ट बना है तो कंस्ट्रक्टर तो चलेगा ही चलेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा यहां पर, और वो सवाल ये हो सकता है कि जब हमने कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ा था उससे पहले भी तो हम C++ की क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले कंसेप्ट में हम ऑब्जेक्ट बना पा रहे थे, तब तो हमने किसी भी तरह का कंस्ट्रक्टर यहां पर नहीं लिखा था। तो इसका जवाब यह है कि जब आप क्लास बनाते और आपने किसी भी तरह का कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, ठीक है, या मैं यूं कहूं कि अभी तक आपको कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई नॉलेज नहीं है और आपने सिर्फ क्लास बनाई है। तो जैसे आप क्लास बनाओगे, बनाते ही यहां पर आपको 2 कंस्ट्रक्टर कंपाइलर खुद ब खुद बना के देता है। पहला डमी कंस्ट्रक्टर, पहला कौन सा कंस्ट्रक्टर हो जाएगा आपका, डमी कंस्ट्रक्टर, समटाइम ऑल्सो नोन एज एम्प्टी बॉडी कंस्ट्रक्टर। एम्प्टी बॉडी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी बॉडी कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। और दूसरा कंस्ट्रक्टर आपको कंपाइलर बना के देता है जिसको आप बोलते हो कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसको आप बोलते हो कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब आपने क्लास बनाई और आपने अपनी क्लास में किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो उस केस में कंपाइलर आपको 2 कंस्ट्रक्टर बना के देगा, पहला डमी कंस्ट्रक्टर और दूसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब दूसरी कंडीशन, मान लो आपने कोई क्लास बनाई है, उस क्लास में आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर लिखा है, कोई भी कंस्ट्रक्टर आपने लिखा है बट वो कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है, बट नॉट कॉपी कंस्ट्रक्टर। आपने क्लास बनाई, उस क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर आपने लिखा है लेकिन जो लिखा है वो कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो उस केस में कंपाइलर केवल और केवल आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जब हमने क्लास में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो कंपाइलर हमें 2 कंस्ट्रक्टर बना के देगा, पहला डमी कंस्ट्रक्टर और दूसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। अभी मैं इनका यूज बताऊंगा कि डमी कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों बना के देता है कंपाइलर। और अगर आपने क्लास बनाई है और उस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है लेकिन जो कंस्ट्रक्टर बनाया है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो उस केस में कंपाइलर केवल और केवल आपको एक ही कंस्ट्रक्टर बना के देगा, और वो कंस्ट्रक्टर कौन सा वाला है, कॉपी कंस्ट्रक्टर बना के देगा। तीसरा केस, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, आपने क्लास बनाई है, उस क्लास में आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख दिया है, उस क्लास में आपने क्या लिख दिया, कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख दिया है, तो उस केस में कंपाइलर आपको किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करवाएगा। जब आपने कंस्ट्रक्टर लिखा था लेकिन जो लिखा था वो कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो उस केस में सिर्फ कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करवाएगा। अब आपने क्लास बनाई है और उस क्लास में आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख दिया है, तो उस केस में कंपाइलर किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्टर आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगा। अब डमी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर क्यों प्रोवाइड करवा के देता है, अगर ये डमी कंस्ट्रक्टर ना होता तो आप कभी क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं पाते। क्यों नहीं बना पाते, देखो डेमो क्लास आपके पास थी, ये मेन फंक्शन आपके पास था,
और मेन फंक्शन में आपने लिखा डेमो D1। ऑब्वियसली बात है, जैसे ये स्टेटमेंट लिखा होगा कंपाइलर किसको हिट करने की कोशिश करेगा? डेमो को हिट करने की कोशिश करेगा। क्या इस क्लास में डेमो है? नहीं, तो फिर एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी? जैसे मैं इस पे और क्लैरिटी लाता हूं कि मान लो आपके पास एक क्लास है टेस्ट, इस बारीकी को समझना। और टेस्ट के पब्लिक सेक्शन में आपने एक फंक्शन बना रखा है माइनस, और फिर मेन फंक्शन में आपने टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है T1, और फिर आपने स्टेटमेंट लिखा है T1.fun। क्या लिखा है? T1.fun। ठीक है, मैंने गलत नहीं लिखा है, मैंने जानबूझ के लिखा है। हमने लिखा T1.fun। तो कंपाइलर क्या करेगा? T1 के कंटेक्स्ट में फन को चलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब T1 किस टाइप का है? टेस्ट टाइप का, तो सीधा किस में जाएगा? टेस्ट क्लास में जाके ढूंढेगा कोई फन है? नहीं। तो क्या यहां से एरर देगा कंपाइलर? यस, क्योंकि वो इसकी मैपिंग नहीं कर पाएगा, और इसकी मैपिंग नहीं कर पाएगा तो एरर आएगी। मतलब आप जिस भी फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो वो उस क्लास के अंदर होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर एरर आएगी। तो अगर आप ऐसा स्टेटमेंट लिख रहे हो तो कंपाइलर किसको ढूंढेगा? क्लास के अंदर जाके इसको ढूंढेगा, और जब ये नहीं मिलेगा तो एरर आनी चाहिए या नहीं? यस, एरर आनी चाहिए। क्योंकि आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है तो फिर कंपाइलर आपको डमी कंस्ट्रक्टर बना के दे देगा। डेमी कंस्ट्रक्टर कैसे बना के देगा? एम्प्टी बॉडी कंस्ट्रक्टर, सिंपल लिखेगा डेमो, एंड उसकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो जैसे इसको हिट करने की कोशिश करेगा, क्या क्लास के अंदर डेमो है? यस, ये क्लास के अंदर इसको डेमो मिल जाएगा। और जब क्लास के अंदर इसको डेमो मिल जाएगा, अब चूंकि इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो अब तक हमें किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलता था, लेकिन हाँ, वहां पर डमी कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट कर रहा होता है। क्लियर है बात समझ में? दूसरा केस, डमी कंस्ट्रक्टर कब चलेगा ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरा केस, कंपाइलर हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों बना के देता है? देखो, जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, लेट्स से आपने वो सेम क्लास बनाई है एक डेमो नाम से, ठीक है, और मेन फंक्शन में आपने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है लेट्स से D1 नाम से। ठीक है, उसके बाद डेमो क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया है D2 नाम से। ठीक है, अब आप ये चाहते हो कि D2 का कंटेंट, सॉरी D1 का कंटेंट किस में आ जाए? D2 में आ जाए। मतलब आप ऐसा स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हो, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में आप कॉपी करवाना चाह रहे हो। D1 का कंटेंट किस में आ जाए? D2 में कॉपी आ जाए, कॉपी हो जाए। और एक तरीका है कि आप ये लिखना चाह रहे हो डेमो D3 एंड D1। देखो, इन दोनों स्टेटमेंट से काम सेम होगा, कॉपी ऑब्जेक्ट। यहां से D1 का कंटेंट किस में जाएगा? D2 में, और यहां से D1 का कंटेंट किस में जा रहा है? D3 में। बात तो एक ही है, एक ऑब्जेक्ट के मेंबर दूसरे ऑब्जेक्ट के मेंबर को हम क्या कर रहे हैं? असाइन कर रहे हैं। ये वाला जो काम होता है ये होता है वाया ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर, ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये वाला जो काम है वो होता है वाया कॉपी कंस्ट्रक्टर। इन दोनों स्टेटमेंट में फर्क तो नजर आ रहा है ना आपको? यहां पर आप एक ऑब्जेक्ट के मेंबर को दूसरे ऑब्जेक्ट के मेंबर में कॉपी करवाना चाह रहे हो, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट हो चुके हैं। यहां पर आप डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट D3 बना, और बनते ही आप क्या करवाना चाह रहे हो? उसको उसी टाइम पे D1 के मेंबर से उसको कॉपी करवाना चाह रहे हो। तो जब आप ऐसा स्टेटमेंट लिखते हो तो ये किसके थ्रू कंप्लीट होता है? वाया इम्प्लिसिट असाइनमेंट ओवरलोडेड ऑपरेटर के थ्रू। और जब आप ऐसा स्टेटमेंट लिखते हो तो ये किसके थ्रू होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू होता है। अब एक कॉपी कंस्ट्रक्टर हम जब बनाते हैं तो हम क्यों बनाते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है, ये सारा का सारा जो डिस्कशन है वो हमने
कॉपी कंस्ट्रक्टर वाले चैप्टर में वहां पर कर रखा है, तो आप एक बार वहां पर गो थ्रू कर लीजिए। तो आपको बात समझ में आ गई कि जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उस जब हम किसी भी तरह का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो उस केस में हमें दो कंस्ट्रक्टर मिलते हैं, पहला डमी कंस्ट्रक्टर, दूसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब हमने क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया लेकिन जो बनाया है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो उस केस में एक ही कंस्ट्रक्टर मिलेगा हमें, सिर्फ कॉपी कंस्ट्रक्टर। हमने हमारी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है, जो बनाया है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो उस केस में कंपाइलर हमें किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करवाएगा। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है वो इम्प्लिसिटली कॉल होगा कब, जब बनेगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट। जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे हर के लिए सेपरेट कंस्ट्रक्टर यहां पर एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कंस्ट्रक्टर को दो तरीके से कॉल किया जा सकता है, पहला इम्प्लिसिट कॉलिंग जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है, और दूसरा एक्सप्लिसिट कॉलिंग जहां पर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन को वापस से एग्जीक्यूट करवा सकते हो। कैसे करवाओगे वापस एग्जीक्यूट, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा बारीकी से समझना। कि मान लो आपने एक क्लास बनाई है डेमो नाम से, और डेमो क्लास के पब्लिक सेक्शन में आपने कंस्ट्रक्टर बनाया और यहां पर आपने मैसेज दिया है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। और फिर मेन फंक्शन में आपने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है D1। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज सिमिलर टू राइट डेमो D1 डेमो। एक ही बात है, आपने ऐसा लिख के छोड़ दिया, कंपाइलर खुद ब खुद ऐसा लिख देगा। बहरहाल जैसे आपने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट D1 बनाया, बनते ही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है यहाँ पर, और मैसेज आ जाएगा कंस्ट्रक्टर, और कहीं पर D1 को मेमोरी मिली होगी, ये D1 को मेमोरी मिल गई। अब आप ये चाहते हो कि नहीं, मैं D1 ऑब्जेक्ट के लिए वापस से कंस्ट्रक्टर चलाना चाहता हूं, बिल्कुल चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है, सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद जिस भी कंस्ट्रक्टर को आप चलाना चाहते हो, आप किस कंस्ट्रक्टर को चलाना चाहते हो, आप डेमो कंस्ट्रक्टर को चलाना चाहते हो, तो आपने D1 के लिए वापस से क्या किया, डेमो कंस्ट्रक्टर को चलाया। अब यहां पर जो झोल समझने वाला है वो झोल ये है कि जब आप इस टाइप का कोई स्टेटमेंट लिखते हो तो क्या यहां से वापस से नया ऑब्जेक्ट बनता है या नहीं। जवाब होगा यस, नया ऑब्जेक्ट बनता है। होगा क्या, जैसे ही आपने स्टेटमेंट लिखा उसी टाइम पे एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा D1। ठीक है, इसकी मेमोरी कर दी जाएगी रिलीज, और इसके लिए वापस से कंस्ट्रक्टर चलेगा और मैसेज आ जाएगा कंस्ट्रक्टर को। अब आप ये कह सकते हो कि साहब हमें ये भरोसा नहीं हो रहा आप जो कह रहे हो उस पर, ठीक है, कि इस वाले स्टेटमेंट से वापस से ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब डिस्ट्रक्टर को हम डिस्कस कर लेंगे तो उस केस में मैं आपको ये वाला सेम कोड लिख के दिखाऊंगा, और जहां पर आपको समझ में आएगा कि यहां पर जब स्टेटमेंट था इसके लिए भी डिस्ट्रक्टर चल रहा है और इसके लिए भी डिस्ट्रक्टर चल रहा है, और अगर दो बार डिस्ट्रक्टर चल गया तो आप कह सकते हो कि नहीं, ऑब्जेक्ट दो थे तभी तो दो बार डिस्ट्रक्टर चला, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ में चलने वाला जो सबसे पहला फंक्शन है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, और किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ में चलने वाला जो सबसे आखिरी फंक्शन है वो कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टर फंक्शन होगा। दोनों के दोनों इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होते हैं। अब जब दोनों के दोनों इंस्टेंस है तो ऑब्वियसली वो किसके लिए काम करेंगे, किसी न किसी ऑब्जेक्ट के लिए काम करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉल। ये यहां पर क्या हो जाएगी, एक्सप्लिसिट कॉल। ठीक है, बात आई होगी आपको समझ में। ये वाला इम्प्लिसिट कॉल है, आपने ऐसा लिखा, कंपाइलर उसको इस तरीके से रिप्लेस कर देगा। ये है एक्सप्लिसिट कॉल, और एक्सप्लिसिट कॉल में वापस से सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब एक बार जितना हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल हम करके देख लेते हैं।
कुछ जरूरी हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। एक क्लास हमने बनाई है डेमो नाम से। डेमो क्लास के पब्लिक सेक्शन में हमने कंस्ट्रक्टर लिखने की कोशिश की है और यहाँ पर हमने सिंपल सा एक मैसेज दिया है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। मैन फंक्शन, और मैन फंक्शन में हमने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया D1। तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना है तो कंस्ट्रक्टर तो चलेगा ही चलेगा। मैं डायरेक्ट बिल्ड एंड रन करता हूं। यस, हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। मैं दो ऑब्जेक्ट और बनाता हूं, डेमो D2 एंड D3। तो अब टोटल कितने ऑब्जेक्ट बन गए, 3 ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर कितनी बार चलेगा, 3 बार। यस, 3 बार यहाँ पर कंस्ट्रक्टर चल रहा है। अब मान लो हमने कोई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया है, लेट्स से हमने लिखा डेमो D4 एंड एरे की साइज हमने दी है 2। तो कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं यहाँ पर, 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं यहाँ से। तो फिर कंस्ट्रक्टर कितनी बार चलेगा, 2 बार। तो टोटल कितनी बार चल जाएगा, 5 बार चल जाएगा, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट कितने बन रहे हैं यहाँ पर, 5 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो टोटल कंस्ट्रक्टर कितनी बार चला, 5 बार यहाँ पर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इसी के बराबर तो है, डेमो। दोनों में कोई फर्क है नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप उस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, आपने वापस इसको एग्जीक्यूट करवाया और मैसेज आएगा आपके पास, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब मैं यहां से इसको प्राइवेट सेक्शन में लिखने की कोशिश करता हूं। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लास के बाहर हम डेमो को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और प्राइवेट मेंबर कभी भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होते। तो जैसे मैं इसको बिल्ड एंड रन करने की कोशिश करूंगा, इस वाली लाइन में एरर आ गई और एरर ये हमें बता रहा है कि डेमो जो है वो क्या है, प्राइवेट है और प्राइवेट मेंबर को आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये बात समझ में आ गई कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, सारी बातें। अब हम डिस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखो, अभी अभी हमने देखा था कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका जो नाम है वो कैसा होता है, क्लास के नाम के जैसा। और तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन होगा जो उसका नाम है वो भी कैसा होगा, क्लास के नाम के जैसा। फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर क्लास के नाम से पहले हम क्या लगा देंगे, टिल्ड वाला सिंबल लगा देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर फंक्शन, the name of destructor function is same as constructor, but preceded with tilde symbol। कैसा, ये वाला टिल्ड सिंबल। जो डिस्ट्रक्टर होगा उसका नाम भी कंस्ट्रक्टर के जैसा ही होगा, फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि यहाँ पर हम नाम से पहले क्या लगा देंगे, टिल्ड वाला सिंबल लगा देंगे। अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले टिल्ड वाला सिंबल लिखा जाएगा, उसके बाद क्लास का नाम लिखा जाएगा और यहाँ पर इसकी बॉडी जो भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहो। जैसे कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, सिमिलरली डिस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। नो एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन void।
कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है वो आर्गुमेंट लेता है, और वो आर्गुमेंट लेता है तो आर्गुमेंट के बेसिस पे वहां पर ओवरलोडिंग पॉसिबल हो जाती है। जो आपका डिस्ट्रक्टर फंक्शन है वो किसी भी तरह का आर्गुमेंट नहीं लेता है, और जब डिस्ट्रक्टर किसी भी तरह का आर्गुमेंट नहीं लेता है तो फिर उसकी ओवरलोडिंग भी पॉसिबल नहीं है। तो नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, सो ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। कंस्ट्रक्टर फंक्शन इम्प्लिसिटली कॉल होता है कब? जब बनता है क्लास का ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रक्टर फंक्शन इम्प्लिसिटली कॉल होगा कब? जब आपका ऑब्जेक्ट अपने स्कोप से बाहर जाएगा तब। इम्प्लिसिटली कॉल when object goes out of scope। आउट ऑफ स्कोप का मतलब क्या है कि मान लो ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर आपने कोई वेरिएबल बना रखा है a, उसके बाद आपने यहाँ पर n नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख रखे हैं और ये इस ब्लॉक को बंद किया आपने। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ a का स्कोप क्या है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे विद इन द ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर, जिस ब्लॉक के अंदर इसको क्या किया है, हमने डिक्लेयर किया है। तो जैसे ही जब तक प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर है तब तक इसका स्कोप है। जैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्लॉक से बाहर जाएगा उसी टाइम पे ए का स्कोप भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या मैं यूं कहूं कि इस ब्लॉक के बाहर आप कहीं पर भी ए को एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी लाइफ, जब तक प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर है तब तक इसकी लाइफ है। एक बार जैसे प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा उसी टाइम पे इस पूरे के पूरे ब्लॉक में जितने भी वेरिएबल आपने बना रखे थे उनको मिली हुई मेमोरी भी क्या कर दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी। तो इसी तरीके से आप किसी ब्लॉक के अंदर ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जब तक प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्लॉक से बाहर जाएगा, ठीक है, उसी टाइम पे उस ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी मेमोरी डिलीट होने की कोशिश होगी, रिलीज होने की कोशिश करेगी, और उसी टाइम पे उसके लिए क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ में चलने वाला जो सबसे आखिरी फंक्शन है वो कौन सा होगा, हमारा डिस्ट्रक्टर होगा। सबसे पहले चलने वाला फंक्शन कंस्ट्रक्टर, सबसे आखिरी में चलने वाला फंक्शन डिस्ट्रक्टर। इन बिटवीन ऑब्जेक्ट को जो काम करना है वो अपना काम करे। एंड जो मेन पर्पज है डिस्ट्रक्टर को लिखने का वो ये है कि इट इज यूज्ड फॉर रिलीज द रिसोर्सेस, is the resources that occupied by object। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट ने इन्हीं रिसोर्सेस को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट अपने स्कोप से बाहर जा रहा है, मतलब मेमोरी से रिलीज हो रहा है, तो फिर आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस ऑब्जेक्ट ने जितने भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा था उनकी मेमोरी को क्या करवा दिया जाए, रिलीज करवा दिया जाए। उन रिसोर्सेज को क्या करवा दिया जाए, रिलीज करवा दिया जाए। फॉर एग्जांपल इस बात को ऐसे समझो कि मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है, कोई क्लास होगी डेमो, और उस डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट है D1। इस D1 में बहुत सारे मेंबर है, और बहुत सारे मेंबर में ये वाला जो मेंबर है वो एक पॉइंटर मेंबर है। अब जब ये पॉइंटर मेंबर है तो ऑब्वियसली किसी न किसी ब्लॉक का क्या करेगा, ये एड्रेस होल्ड करेगा। और यहां पर एक मेमोरी ब्लॉक है जिसका एड्रेस है 3000, और इस वाले मेमोरी ब्लॉक को इसने पॉइंट कर रखा है। मतलब यहां पर इस पॉइंटर के पास क्या है, 3000, और इसने इसको पॉइंट कर रखा है। जब तक D1 मेमोरी में है इस पॉइंटर के थ्रू आप इस ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे D1 मेमोरी से रिलीज होगा तो यहां पर बेटा पॉइंटर भी तो रिलीज होगा। अब यहां पर बेटा पॉइंटर रिलीज हो गया, लेकिन 3000 वाला जो मेमोरी ब्लॉक है वो अभी भी क्या बता रहा है, बीजी। भाई इसको किसी ने क्या कर रखा था, होल्ड कर रखा था। अब जिसने होल्ड कर रखा था वो मेमोरी से क्या हो गया, आउट हो गया, लेकिन इस वाले रिसोर्सेस को उसने रिलीज नहीं किया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की नजर में ये वाला ब्लॉक क्या है, बीजी, जबकि रियलिटी में इस ब्लॉक को कोई यूज कर ही नहीं रहा है। तो ये मेमोरी का लीकेज है। तो इस टाइप की कोडिंग जब भी आपके प्रोग्राम में हो तो आप डिस्ट्रक्टर की हेल्प से, अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी रिसोर्सेज को अगर
होल्ड कर रखा है, तो आपका ऑब्जेक्ट स्कोप से बाहर हो उससे पहले आप उस मेमोरी को क्या करवा दे, रिलीज करवा दे। एक छोटे से एग्जांपल से हम डिस्ट्रक्टर फंक्शन को भी समझ लेते हैं एग्जीक्यूट करवा के। ठीक है, आपने क्लास बनाई है डेमो नाम से। डेमो क्लास के पब्लिक सेक्शन में आपने कंस्ट्रक्टर लिखा है डेमो, और यहां पर मैसेज आपने दिया है इनसाइड कंस्ट्रक्टर। फिर आपने एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन लिखा है। डिस्ट्रक्टर लिखते टाइम पे टिल्ड वाले सिंबल से स्टार्ट करेंगे, और यहां पर मैसेज दिया आपने इनसाइड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बना लिया, डिस्ट्रक्टर बना लिया। अब हम मैन फंक्शन में डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसे, और यहां पर हमने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया लेट्स से D1 के नाम से। तो जैसे ही D1 बनेगा उसी टाइम पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और मैसेज आ जाएगा इनसाइड कंस्ट्रक्टर। अब चूंकि यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है, तो जैसे ही मेन फंक्शन का एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होने वाला होगा उससे जस्ट इमीडिएट पहले D1 के लिए डिस्ट्रक्टर चलेगा और मैसेज आ जाएगा इनसाइड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मैसेज आ रहा है इनसाइड कंस्ट्रक्टर, देन इनसाइड डिस्ट्रक्टर। हमने डेमो क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया है D2। तो यहां पर 2 बार कंस्ट्रक्टर चलेगा, पहले D1 के लिए फिर D2 के लिए, और फिर 2 बार डिस्ट्रक्टर चलेगा, एक बार D1 के लिए और एक बार D2 के लिए। तो 2 बार कंस्ट्रक्टर चला D1 और D2 के लिए, और फिर 2 बार डिस्ट्रक्टर चला हमारे पास D1 और D2 के लिए। अगर आप यहां पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी बनाओगे, लेट्स से D3 एंड 4, तो यहां पर टोटल 6 बार कंस्ट्रक्टर चलेगा और 6 बार यहां पर डिस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 6 बार कंस्ट्रक्टर चला है और उसके बाद 6 बार डिस्ट्रक्टर चला है। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि मान लो आपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनाया है वो डायनेमिकली बनाया, और C++ में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम न्यू और डिलीट जैसे ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। ये आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाले सेक्शन में पढ़ा होगा। तो मान लो आपने डायनेमिकली किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलॉट करवाई है, तो एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने D1, फिर आपने एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया लेट्स से PTR, एंड फिर आपने बोला है कि PTR असाइन न्यू एंड डेमो। तो देखो यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से, एक ऑब्जेक्ट यहां पर बना है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से। अब यहां पर कंस्ट्रक्टर कितने चलेंगे? 2। डिस्ट्रक्टर कितने चलेंगे? 1। एक बार एग्जीक्यूट करवाते फिर समझते हैं। देखो यहां पर कंस्ट्रक्टर कितनी बार चल रहा है? 2 बार, लेकिन डिस्ट्रक्टर कितनी बार चल रहा है? 1 बार चल रहा है।
अब यहाँ से आपको एक बात समझनी है, और वो बात ये समझनी है कि दो तरह का मेमोरी एलोकेशन आपके पास हो गया, ठीक है। मैं एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और दूसरा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मोटा मोटी जो बात है जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि एसएमए के अंदर जो ब्लॉक बनते हैं, ब्लॉक विथ नेम, और डीएमए के अंदर जो ब्लॉक बनते हैं, ब्लॉक विदाउट नेम, विदाउट नेम। जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से ब्लॉक बनेंगे उनका नाम होगा, और जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से ब्लॉक बनते हैं उनका कोई नाम नहीं होता है। हमें पता है यहाँ इनको जहां मेमोरी मिलती है वो स्टैक वाला एरिया है, और इनको जो मेमोरी मिलती है वो हीप वाला एरिया है। जब आप स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो जैसे ही जिस स्कोप के अंदर है वो उस स्कोप का एंड ब्रेसेस एनकाउंटर हो रहा होता है, उसी टाइम पे उसकी मेमोरी को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, और उससे इमीडिएट जस्ट पहले क्या कर दिया जाएगा, उसके लिए डिस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। लेकिन जो डीएमए के थ्रू जो ब्लॉक बनते हैं, ठीक है, उनका नाम तो कुछ होता नहीं है, इसलिए इनका जो स्कोप होता है वो कैसा होता है, ग्लोबल होता है। कैसा होता है इनका स्कोप, ग्लोबल रहता है थ्रू आउट दी प्रोग्राम। अगर आपको इससे पहले इनकी मेमोरी को अगर रिलीज करवाना है तो फिर आपको फोर्सफुली रिलीज करवाना पड़ेगा। जैसे सी जैसी लैंग्वेज में आप एलोकेशन के लिए कैलॉग, मैलॉक और रियलॉक को यूज करते थे, और डी एलोकेशन के लिए आप फ्री को यूज करते थे। सिमिलरली सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज में मेमोरी एलोकेशन के लिए आप न्यू ऑपरेटर का यूज करते हो, और मेमोरी डी एलोकेशन के लिए आप डिलीट ऑपरेटर का यूज करोगे। तो यहां पर आपको डिलीट ऑपरेटर की हेल्प से आपको क्या करवाना पड़ेगा, उसे रिलीज करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि डिलीट एंड पीटीआर, अब दोनों के लिए डिस्ट्रक्टर चल जाएगा। सेव किया, एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो यहां पर देखो, पहले 2 बार कंस्ट्रक्टर चला और उसके बाद 2 बार डिस्ट्रक्टर चला। याद होगा आपको, जब हम थोड़ी देर पहले कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने ये बोला था कि जब भी हम किसी कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं तो उस टाइम पे वहां पर सेपरेट ऑब्जेक्ट बनता है। अगर वहां पर सेपरेट ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका मतलब है कि उसके लिए डिस्ट्रक्टर भी चलना चाहिए। अगर ये दोनों स्टेटमेंट अगर वेरीफाई हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि यस, जब किसी भी कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल किया जाता है तो उस केस में पुरानी वाली मेमोरी को रिलीज कर दिया जाता है और उसके लिए नई मेमोरी अलॉट करवाई जाती है। थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं मैं यहां पर। इसके प्राइवेट सेक्शन में एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया हमने ए। यहां पर इस डेमो को हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, एंड पी ए में जो रखा हुआ, पी में जो रखा हुआ कंटेंट है वो हम ए को सप्लाई कर देते हैं। उसके बाद मैसेज आ जाएगा इनसाइड कंस्ट्रक्टर, एंड देन हम ए की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। वैल्यू ऑफ ए। एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेट। और यहां पर डिस्ट्रक्टर हमने लिखा है, सिंपल सा मैसेज है इनसाइड डिस्ट्रक्टर। अब यहां पर हमने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया D1, और चूंकि इस बार हमने किसी भी तरह का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या डमी कंस्ट्रक्टर यहां नहीं रखा है, तो आपको इसको कॉल करते टाइम पे क्या करना पड़ेगा, आर्गुमेंट सप्लाई करने ही पड़ेंगे। अगर आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो आपके पास एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया है और जो बनाया है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। लेकिन इस वाले केस में तो कौन सा वाला चलेगा, 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो एरर आ जाएगी। एक बार आप, मैं इसको बिल्ड एंड रन करके बता देता हूँ। यस, इस वाली लाइन में एरर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर मैच नहीं मिला है। बोला है कि नो मैच फाउंड टू कॉल डेमो ऑफ डेमो।
कि हमें इस टाइप का कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है। तो आपको इसको बनाते टाइम पे एक आर्ग्यूमेंट आपने पास किया है 11, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले यहाँ पर जाएगा कंट्रोल, 11 पी में चला जाएगा, पी की वैल्यू ए में चली जाएगी, फिर मैसेज आ जाएगा इनसाइड कंस्ट्रक्टर, उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 11, उसके बाद जैसे ही वापस से कॉलिंग स्टेटमेंट के पास आएगा, एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होने वाला होगा, उसे जस्ट पहले उसके लिए डिस्ट्रक्टर चलेगा और मैसेज आ जाएगा इनसाइड डिस्ट्रक्टर। एग्जीक्यूट करवाते हैं। यस, पहले इनसाइड कंस्ट्रक्टर ए की वैल्यू प्रिंट हुई और देन इनसाइड डिस्ट्रक्टर। अब हम यहां पर इसको एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं। तो एक्सप्लिसिटली कॉल करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट नेम, और फिर उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर को चलाना चाहते हैं कौन सा वाला, जो एक आर्गुमेंट लेता है। इस कंस्ट्रक्टर को हम वापस से चलाना चाहते हैं। हमारा जो समझने का कंसर्न है वो ये है कि यहां पर 2 बार कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए और 2 बार यहां पर डिस्ट्रक्टर चलना चाहिए। और जब 2 बार डिस्ट्रक्टर चलेगा तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो मेमोरी एलोकेशन हुआ है वो वापस से मेमोरी एलोकेशन हुआ है, और यहां पर जो पहले वाला जो ऑब्जेक्ट था उसके लिए मेमोरी रिलीज हो चुकी है। थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए, कुछ मैसेज यहां पर हम और लिख लेते हैं। फिर से हमने यहां पर लिखा है फर्स्ट लाइन, ये ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम यहां पर लिख रहे हैं सेकंड लाइन, ये ऑब्जेक्ट यहां पर बन गया, वापस से हमने कॉल कर लिया कंस्ट्रक्टर को, फिर हम यहां पर लिख रहे हैं लास्ट लाइन। ठीक है, अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आउटपुट कुछ ऐसा नजर आएगा। देखो, हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी, और सबसे पहला जो स्टेटमेंट लिखा है वो आपने सी आउट स्टेटमेंट लिखा है, और सी आउट में आपने लिखा फर्स्ट लाइन, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट लाइन यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट D1 बना, और बनते कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यस, ऐसा है। तो उसी टाइम पे पी में क्या आ जाएगा 11, और जो ऑब्जेक्ट बना था आपका D1, D1 के अंदर कौन बैठा है ए, और इसके ए में क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और मैसेज आ जाएगा इनसाइड कंस्ट्रक्टर, इनसाइड कंस्ट्रक्टर। उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट होगी और मैसेज आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए कॉलन 11। जैसे इसका एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा वापस से कॉलिंग स्टेटमेंट के पास आएगा, इस वाली लाइन का काम फिनिश, आगे मैसेज आ जाएगा सेकंड लाइन, मैसेज आया हमारे पास सेकंड लाइन, और उसके बाद आपने D1 के लिए वापस से कंस्ट्रक्टर को चलाया है। कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर चलाया D1 के लिए, वापस से आपने 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलाया है। सीधा कंट्रोल यहां पर जाएगा और वापस से यहां पर D1 को मेमोरी मिलेगी ए, और इस बार ए में क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। फिर मैसेज आ जाएगा इनसाइड कंस्ट्रक्टर, इनसाइड कंस्ट्रक्टर एंड ए की वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए कॉलन, और इस बार ए में क्या आया 22। अब इसका एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा, जैसे इसका एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा उसी टाइम पे जो पुराने वाला D1 है उसकी मेमोरी रिलीज होगी और इसके लिए डिस्ट्रक्टर चलेगा, और मैसेज आ जाएगा इनसाइड डिस्ट्रक्टर। मैसेज क्या मिला हमें इनसाइड डिस्ट्रक्टर, वापस से कंट्रोल यहां पर आएगा, मैसेज आ जाएगा लास्ट लाइन, जैसे एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा उसी टाइम पे लिए यहां पर D1 के लिए डिस्ट्रक्टर चलेगा और मैसेज आ जाएगा इनसाइड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहां पर कंस्ट्रक्टर कितनी बार चला 2 बार, डिस्ट्रक्टर कितनी बार चला 2 बार। एक बार इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। यस,
सबसे पहले फर्स्ट लाइन, उसके बाद इनसाइड कंस्ट्रक्टर, फिर ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है, फिर सेकंड लाइन इनसाइड कंस्ट्रक्टर, फिर ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है 22, और उसके जस्ट बाद क्या एग्जीक्यूट हुआ, डिस्ट्रक्टर। कौन से वाले के लिए, जो पहली बार जो कंस्ट्रक्टर बना था, पहली बार जो ऑब्जेक्ट बना था D1, उसके लिए डिस्ट्रक्टर यहां पर चल चुका है। फिर लास्ट लाइन, और लास्ट लाइन के बाद में जैसे एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा तो वापस से जो नया ऑब्जेक्ट बना था D1 नया वाला, उसके लिए फिर यहां से डिस्ट्रक्टर चल गया है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी भी कंस्ट्रक्टर को हम एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं तो उस केस में वापस से सेपरेट मेमोरी मिलती है और उसके लिए सेपरेट यहां पर डिस्ट्रक्टर चलेगा। तो ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर वाली बात हमें समझ में आ गई है। हम पढ़ना चाह रहे थे कि इनहेरिटेंस के केस में जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर हमें समझ में आ गया, डिस्ट्रक्टर हमें समझ में आ गया। इनहेरिटेंस और थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, तो देखो, अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें, ठीक है, इनहेरिटेंस को डिटेल में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। सिंपल सी बात है कि दी प्रोसेस बाय विच one class can acquire properties from another existing class। ठीक है, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू एक क्लास प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है पहले से किसी बनी हुई क्लास से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। ऑब्वियसली जब आप ऐसा काम करोगे तो यहां से रीयूजेबिलिटी हो जाएगी कोड की। एक बार जो आपने काम कर लिया, उस काम को आप बार बार नहीं करना चाहते हो तो फिर आप उस कोड को क्या कर लीजिए, रीयूज कर लीजिए। जब हम C++ में आपको इनहेरिटेंस करना होता है तो उसका बेसिक सा एक सिंटैक्स होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बेस क्लास बनानी होती है, उसके बाद आपको डिराइव्ड क्लास बनानी होती है, देन कॉलन, और कॉलन के बाद में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी मोड मेंशन करना होता है। लेट्स से हमने यहाँ पर मेंशन किया है पब्लिक, और उसके बाद बेस क्लास का नाम बेस। ठीक है, तो होगा क्या, बेस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसके पास आ जाएगी, डिराइव्ड क्लास के पास आ जाएगी। अब यहाँ पर आप बेस क्लास को बेस क्लास भी बोल सकते हो, सुपर क्लास भी बोल सकते हो, आप इसको पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों बातें एक ही है। सिमिलरली डिराइव्ड क्लास को आप सब क्लास भी बोल सकते हो और इसको चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस और डिराइव्ड में से किसका ऑब्जेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है, तो ऑब्वियसली डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों, क्योंकि डिराइव्ड क्लास के पास अपने फीचर तो है ही, साथ में किसके फीचर आ गए, बेस के फीचर भी तो इसने क्या कर लिए, एक्वायर कर लिए। तो ज्यादा पावरफुल कौन सा वाला होता है, हमारा डिराइव्ड क्लास वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है। और इस तरीके से हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। ये बेसिक सी बात है इनहेरिटेंस को लेके। अब हम बात करेंगे कि इनहेरिटेंस के केस में जब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हमारे पास होता है तो उनका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या होता है। और इस बात को आप बड़ी सावधानी से समझना, क्योंकि यहां पर जब इनहेरिटेंस के केस में जब कंस्ट्रक्टर होता है देखो, पहली बात कंस्ट्रक्टर जो होता है वो इम्प्लिसिटली कॉल होता है कब, जब बनेगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट। ये बात हम समझ चुके हैं। तो मान लो हमने यहां पर कोई क्लास बनाई है ए, ठीक, आप समझना बात को। एक क्लास के पब्लिक सेक्शन में हमने ए के लिए कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, फिर हमने क्लास बनाई बी, और बी क्लास के पब्लिक सेक्शन में हमने बी क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। अब मेन फंक्शन में
मैं बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ओबीजे नाम से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बना है, और ऑब्जेक्ट बना है तो कंस्ट्रक्टर तो चलेगा। इस बात में तो कभी, इस लाइन पे तो हमें कभी कोई डाउट करना ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट बना है तो कंस्ट्रक्टर तो चलेगा ही चलेगा। अब सवाल ये उठता है कि कंस्ट्रक्टर बी क्लास का चलेगा, कंस्ट्रक्टर ए क्लास का चलेगा, या कंस्ट्रक्टर ए और बी दोनों को चलेगा। तो इसका जवाब है कंस्ट्रक्टर दोनों का चलेगा, ठीक है। ए क्लास का कंस्ट्रक्टर भी चलेगा और बी क्लास का कंस्ट्रक्टर भी चलेगा। दैट मीन्स डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर भी चलेगा और बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी यहां पर एग्जीक्यूट होगा। ऐसा क्यों? हमने ऑब्जेक्ट तो बनाया था सिर्फ बी क्लास का, लेकिन कंस्ट्रक्टर आप चला रहे हो दोनों का। पहली बात कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, दोनों का हम क्यों करवा रहे हैं, और दूसरा पहले ए क्लास का चलेगा या पहले बी क्लास का चलेगा, या ए क्लास का चलने के बाद बी क्लास का चलेगा, या बी क्लास का चलने के बाद ए क्लास का चलेगा। तो इसका जवाब है कि जब इनहेरिटेंस के केस में कंस्ट्रक्टर होता है तो कंस्ट्रक्टर हमेशा पहले बेस क्लास का एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद हमेशा डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो कंस्ट्रक्टर का जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है वो क्या होता है, फ्रॉम बेस टू डिराइव्ड। पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा और उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इस चीज का हम जवाब ढूंढेंगे। उससे पहले एक बार छोटे से प्रोग्राम से हम ये समझ लेते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है क्या, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बेस और डिराइव्ड दोनों क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है। तो यहां पर हमने क्लास बनाई है, लेट्स से क्लास हमने बनाई है फर्स्ट नाम से। फर्स्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन में हमने फर्स्ट के लिए कंस्ट्रक्टर लिखा है और मैसेज दिया हमने फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्टर। फिर हमने एक और क्लास बनाई सेकंड, और पब्लिक मोड में ये फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। और यहां पर हमने सेकंड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है और मैसेज दिया है सेकंड क्लास कंस्ट्रक्टर। यहां पर मैन फंक्शन, और मैन फंक्शन में हम सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एस ओबीजे के नाम से, ठीक है। तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा, सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। यहाँ पर बेस क्लास कौन है, फर्स्ट, तो सबसे पहले मैसेज आ जाएगा फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्टर और उसके बाद मैसेज आ जाएगा सेकंड क्लास कंस्ट्रक्टर। ओह सॉरी, क्लास के लिए जो डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड होता है वो प्राइवेट होता है और कंस्ट्रक्टर को हम कभी भी प्राइवेट नहीं रखते हैं। अगर प्राइवेट रखेंगे तो फिर हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, जैसे यहां पर एरर आ रही है। यस, पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चला है और उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चला है। ऐसा क्यों हुआ कि डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चला और उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चला। तो इसका सिंपल सा जवाब है, और वह जवाब यह है कि जब आप इनहेरिटेंस कर रहे हो तो यहां पर यह पॉसिबिलिटी है कि डिराइव्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास के मेंबर को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। और जब डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के मेंबर को एक्सेस कर रहा है तो वो एक्सेस करे उससे पहले इनिशियलाइजेशन की प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए। अगर डिराइव्ड क्लास ने बेस क्लास के मेंबर को एक्सेस कर लिया और अगर उनकी इनिशियलाइजेशन वाली प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई
तो फिर मैनिपुलेशन में किसी न किसी तरह की मिस्टेक आएगी। इसीलिए कंस्ट्रक्टर के केस में पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाया जाता है और बेस क्लास के मेंबर को इनिशियलाइजेशन वाली प्रॉब्लम से दूर किया जाता है, और उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा जो डिराइव्ड क्लास के अपने मेंबर में इनिशियलाइजेशन वाली प्रॉब्लम को क्या करेगा, सोल्व करेगा। अब डिराइव्ड क्लास वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर क्या बेस क्लास वाले का कोई भी मेंबर एक्सेस हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। तो वो एक्सेस हो उससे पहले उसकी इनिशियलाइजेशन की प्रॉब्लम क्या हो जानी चाहिए, सोल्व हो जानी चाहिए। ये बात जो हमने बोली है, एक कोड से आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्यों पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाया जाता है और उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाया जाएगा। मान लो आपके पास ये फर्स्ट क्लास है, उस फर्स्ट क्लास के प्राइवेट सेक्शन में इस फर्स्ट क्लास के प्राइवेट सेक्शन में आपने एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल रख रखा है ए, और फिर उसके पब्लिक सेक्शन में आपने कंस्ट्रक्टर लिखा है, मैसेज लिखा है फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्टर, और यहां पर आप ए को वैल्यू असाइन करवा रहे हो। फिर यहां पर इसके प्रोटेक्टेड सेक्शन में एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाया है शो वैल्यू के नाम से। किस नाम से? शो वैल्यू। और शो वैल्यू फंक्शन का काम है ए की वैल्यू को प्रिंट करवाना। तो आपने यहां पर लिखा वैल्यू ऑफ ए और ए की वैल्यू को आपने प्रिंट करवा दिया। फिर आप सेकंड क्लास में गए। सेकंड क्लास पब्लिक मोड में बेस क्लास की फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। और यहां पर भी सेकंड क्लास के प्राइवेट सेक्शन में हम एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल लेते हैं बी, और फिर इसके पब्लिक सेक्शन में हमने इसका कंस्ट्रक्टर बना रखा है और यहाँ पर मैसेज हमने लिख रखा है, और बी को वैल्यू असाइन की हमने 20। बी को वैल्यू असाइन की 20, और यहाँ पर हमने एक और फंक्शन बना रखा है पब्लिक सेक्शन में, और वो फंक्शन है शो डेटा। शो डेटा फंक्शन से में हमने शो वैल्यू को किया है कॉल। देखो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनहेरिटेंस वाले केस में ये चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है कि शो वैल्यू यहाँ पर बेस क्लास के अंदर क्या है, प्रोटेक्टेड, और बेस क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर जो होता है वो डिराइव्ड क्लास के अंदर डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर आप सेकंड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इस शो वैल्यू को यहां एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो ये एरर है, यहां पर एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन वो डिराइव्ड क्लास में डायरेक्टली एक्सेसिबल हो सकता है। तो शो डेटा के अंदर आपने किसको एक्सेस कर लिया, शो वैल्यू को एक्सेस कर लिया, और फिर आपने यहां पर बी की वैल्यू प्रिंट करवा दी, वैल्यू ऑफ बी, एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर। सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया एसओबीजे, और फिर एसओबीजे के कंटेक्स्ट में आप शो डेटा को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, ये स्टेटमेंट आपने लिखा। आई होप ये कोड आपको विजिबल होगा, क्योंकि मुझे पूरा कोड एक साथ एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं इसे। नंबर ऑफ लाइन कम कर लेते हैं। यस, ये विजिबल है।
देखो जो लिखा हुआ है प्राइवेट सेक्शन में, एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल हमने ए ले रखा है, फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ए को वैल्यू 10 असाइन की है। प्रोटेक्टेड सेक्शन में हमने शो वैल्यू लिया है, ए की वैल्यू प्रिंट करवाई है। सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी को पब्लिक मोड में इनहेरिट कर रही है। प्राइवेट सेक्शन में एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है बी, सेकंड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, बी को 20 वैल्यू असाइन की है। और शो डेटा के अंदर सबसे पहले हमने शो वैल्यू को कॉल किया है और उसके बाद हमने बी की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो देखो सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने एस ओबीजे के नाम से, तो ये एस ओबीजे को मेमोरी मिलेगी। कितनी मेमोरी मिलेगी? इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल की साइज के सम के बराबर। अब सेकंड क्लास में कितने इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है? एक या दो? दो, ठीक है, क्योंकि जब डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो ना केवल डिराइव्ड क्लास के मेंबर को मेमोरी मिलती है, साथ में बेस क्लास के मेंबर को भी मेमोरी मिलती है। अब ध्यान रखना, बेस क्लास का मेंबर भले ही प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो वहां पर किस विजिबिलिटी मोड के साथ में बैठा है। डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस केस में बेस क्लास के मेंबर को भी मेमोरी मिलेगी। तो यहां पर एसओबीजे के पास में एक बी है, सॉरी स्मॉल लेटर में बी है और ए है। फिलहाल ए और बी दोनों में क्या रखा हुआ है? गार्बेज रखा हुआ है। लेकिन उसी टाइम क्या होगा, एसओबीजे के लिए यहां कंस्ट्रक्टर चलेगा। कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर? अभी अभी हमने सीखा था कि सबसे पहले क्या चलेगा, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा और उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। अब बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर ये रहा फर्स्ट, सबसे पहले मैसेज आ जाएगा फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्टर। मैसेज क्या आया हमारे पास? फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्टर। उसके बाद ए में वैल्यू क्या चली जाएगी? ये जो कंस्ट्रक्टर है वो किसके लिए चल रहा है? एसओबीजे के लिए तो चल रहा है, तो इसके ए में वैल्यू क्या आ गई? 10। वापस से यहां आएगा, उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा और मैसेज आ जाएगा सेकंड क्लास कंस्ट्रक्टर। मैसेज क्या मिला हमें? सेकंड क्लास कंस्ट्रक्टर। और फिर आपने बी को वैल्यू क्या दी है? 20। तो बी को वैल्यू क्या दे दी? 20। वापस से यहां आ गया, एसओबीजे के रेस्पेक्ट में आपने शो डेटा को कॉल किया तो सीधा प्रोग्राम का कंट्रोल किसके पास जाएगा? शो डेटा के पास। और शो डेटा से आपने किसको कॉल किया? शो वैल्यू को। क्या किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। इनहेरिटेंस के चलते शो वैल्यू सेकंड क्लास में आ चुका है, तो यहां से कंट्रोल किसके पास आएगा? शो वैल्यू के पास। और मैसेज आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10। जैसे एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा वापस से अपने कॉलिंग स्टेटमेंट के पास आ जाएगा और फिर से मैसेज आ जाएगा वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 20। ये प्रिंट हो गई। जैसे एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा वापस से यहाँ आएगा एंड मेन फंक्शन का एंड ब्रेसेस एनकाउंटर और प्रोग्राम क्या हो जाएगा? टर्मिनेट, और एसओबीजे को मिली हुई मेमोरी रिलीज हो जाएगी। अब सपोज करो यहां पर सेकंड क्लास का जब ऑब्जेक्ट आपने बनाया और अगर आप फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं चलाते, मतलब आप ये चाहते थे कि नहीं सिर्फ सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो सिर्फ सेकंड क्लास का ही कंस्ट्रक्टर चले, और आप ये वाला स्टेटमेंट आप नहीं चलाना चाह रहे थे। जब आप ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलाते तो उस केस में ए की वैल्यू क्या प्रिंट होती? ए की वैल्यू गार्बेज प्रिंट होती। यहाँ पर ए में क्या रखा हुआ था? गार्बेज। तो क्या प्रिंट होता? गार्बेज। तो जब भी इनहेरिटेंस होता है और इनहेरिटेंस में अगर कंस्ट्रक्टर है तो पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा और उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर चलेगा। अब देखो ये तो फिलहाल प्राइवेट था, ठीक है, इसलिए हमें क्या देखना पड़ा कि अलग से शो वैल्यू बनाया और यहाँ पर हमने ए को एक्सेस किया। मान लो ये पब्लिक सेक्शन में होता या फिर प्रोटेक्टेड सेक्शन में होता ए, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर एक्सेस कर पाते और डायरेक्टली यहाँ एक्सेस कर पाते, तो बी की वैल्यू तो क्या प्रिंट हो जाती? 20। लेकिन ए की वैल्यू क्या प्रिंट होती? 11, जो कि गलत है। इनिशियलाइजेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व नहीं हुई है। इसीलिए जब इनहेरिटेंस के केस में कंस्ट्रक्टर होगा तो पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर और उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। एक बार इसको एग्जीक्यूट करता हूं। ठीक है, यस, फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्टर, सेकंड क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है और बी की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है? 20 प्रिंट हो रही है। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों होता है, पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्यों चलाया जाता है और उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर क्यों चलाया जाता है। मान लो ऐसा नहीं होता, मैं
यहाँ पर इन दोनों लाइनों को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये फर्स्ट नहीं लिखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम हमारी क्लास में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर हमें 2 कंस्ट्रक्टर बना के देता है, और जब 2 कंस्ट्रक्टर बना के देगा तो उनमें एक कंस्ट्रक्टर ऐसा भी होगा जिसकी बॉडी में किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं होगा। बहरहाल हमने यहाँ पर कमेंट कर दिए और इस फर्स्ट कंस्ट्रक्टर को हमने ऐसा ही बना दिया जैसा कंपाइलर हमें बना के देता है। तो अब आप देखिएगा बी की वैल्यू तो 20 प्रिंट हो जाएगी, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ से गार्बेज प्रिंट होगी। ठीक है, यस, बी की वैल्यू तो क्या प्रिंट हो रही है 20, लेकिन ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है 16 प्रिंट हो रही है। अब 16 हमारे लिए गार्बेज ही है, क्योंकि हमने ये वैल्यू थोड़ी रखी है। जब हमने ये वैल्यू नहीं रखी तो हमारे लिए तो क्या है, वो गार्बेज ही है। ये किस टाइप का इनहेरिटेंस था, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस था। अगर यहीं पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता तो उसको भी देखते हैं। मान लो ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास के अंदर पब्लिक सेक्शन में फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर हमने बनाया और मैसेज दिया हमने इनसाइड फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्टर। फिर हमने एक और क्लास बनाई सेकंड क्लास पब्लिक मोड में फर्स्ट क्लास के प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, और यहां पर हमने पब्लिक सेक्शन में सेकंड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया और यहां पर हमने मैसेज दिया है सेकंड क्लास कंस्ट्रक्टर। फिर हमने एक और क्लास बनाई थर्ड क्लास पब्लिक मोड में सेकंड क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, और इसके भी पब्लिक सेक्शन में हमने थर्ड क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया और मैसेज हमने दिया है थर्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। उसके बाद मेन फंक्शन में हम थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं TOBJ के नाम से। किस नाम से बनाया हमने, TOBJ के नाम से थर्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। तो देखो, जब थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो ये सबसे पहले किसके पास जाएगा, थर्ड के पास। अब थर्ड की बेस कौन है, सेकंड, तो फिर किसके पास जाएगा, सेकंड के पास। लेकिन सेकंड का भी बेस कौन है, फर्स्ट। तो सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, फर्स्ट क्लास का, उसके बाद सेकंड क्लास का, और उसके बाद थर्ड क्लास का। यस, पहले फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है, उसके बाद सेकंड क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है, और आखिरी में थर्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है। तो कंस्ट्रक्टर जब इनहेरिटेंस में होता है तो जो ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या होता है, फ्रॉम पेरेंटेड टू चाइल्ड या फिर फ्रॉम बेस टू डिराइव्ड। एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है ये। अब इसमें बहुत सारी बातें और हमें अभी सीखनी है। अब मान लो हमारे पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ही है, जहां पर एक क्लास फर्स्ट है, एक क्लास सेकंड है। फर्स्ट क्लास के अंदर आपने 2 कंस्ट्रक्टर बनाए, इंट p, और यहां पर आपने एक लोकल वेरिएबल लिया है फर्स्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर a, और उसमें वैल्यू साइन करवा दी p की, और यहां पर मैसेज दिया आपने फर्स्ट क्लास 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। और फिर आपने a की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, a की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया।
यहां पर सेकंड क्लास में आपने सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर रखा है, कौन सा वाला, केवल जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर आपने रखा है। और फिर आप सेकंड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो S1 के नाम से। जब आप सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट S1 बना रहे हो तो क्या आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? यस, आपने सोचा होगा कि सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट S1 बना तो सीधा कंट्रोल सबसे पहले फर्स्ट क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को चलाएगा, उसके बाद सेकंड क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को चलाएगा। लेकिन फर्स्ट क्लास में दो कंस्ट्रक्टर बैठे हैं, ठीक है। पहला कौन सा, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और दूसरा कौन सा वाला, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। आप सोच रहे होंगे कि जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलाएगा और उसके बाद सेकंड क्लास का भी जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलेगा। सही है बात, ऐसा ही होगा। लेकिन हमने इसको एग्जीक्यूट किया, पहले फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है, उसके बाद सेकंड क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है, दोनों का जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चल रहा है। अब मैंने सेकंड क्लास में एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया वन आर्गुमेंट, और सेकंड में हमने एक लोकल वेरिएबल लिया है लेट्स से बी, और बी को वैल्यू असाइन करवा दी क्यों, और यहां पर हमने मैसेज दिया है सेकंड क्लास वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और फिर हमने यहां से बी की वैल्यू को प्रिंट करवा दी, वैल्यू ऑफ बी एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर। अब आपने मेन फंक्शन में सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पे यहां पर आपने एक वैल्यू पास की है 11। नाउ कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, सेकंड क्लास का जीरो आर्गुमेंट वन आर्गुमेंट, फर्स्ट क्लास का वन आर्गुमेंट जीरो आर्गुमेंट। तो ध्यान रखना, जब भी आप सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट आपने जिस स्टाइल से बनाया है उसका तो वही वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, लेकिन बेस क्लास का हमेशा और हमेशा कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलेगा। एक बार इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। यस, फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कौन सा, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद सेकंड क्लास का वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और फिर बी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, यहां से 11 प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या पास किया था 11, क्यू में क्या गया 11, और क्यू से वो वैल्यू किस में आ गई, बी में आ गई। ठीक है, तो यहां से क्या प्रिंट हो रहा है 11। तो आपने सेकंड क्लास का वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलाया तो बेस क्लास का कौन सा वाला चल रहा है, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अगर आप सेकंड क्लास का जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलाओगे तो भी फर्स्ट क्लास का कौन सा वाला चलेगा, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ही चलेगा। अब यहां पर एक सवाल उठता है, क्या हम कभी भी बेस क्लास के वन आर्गुमेंट टू आर्गुमेंट, या मैं यूं कहूं कि क्या कभी भी हम बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को नहीं चला सकते? जवाब है चलाया जा सकता है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं होगा, वो पॉसिबल होगा एक स्पेशल सिंटैक्स के थ्रू। और वो स्पेशल सिंटैक्स हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमेशा यहां से वो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को क्यों चला रहा है। वो स्पेशल सिंटैक्स जब हमें पता चल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, जिस भी कंस्ट्रक्टर को चलाना है उस कंस्ट्रक्टर को हम चला लेंगे बेस क्लास वाले को। तो कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, तो लिखा है कि एज वी नो दैट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। ये बात हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। लिखा है कि व्हेन कंस्ट्रक्टर आर प्रेजेंट इन बोथ बेस एंड डिराइव्ड क्लास देन फर्स्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास इज एग्जीक्यूटेड देन कंस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव्ड क्लास इज एग्जीक्यूटेड। ये बात हमने सीख ली। फिर ऐसा क्यों, इसका जवाब हमने देखा था कि डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है बेस क्लास के मेंबर को क्या कर रहा हो, एक्सेस कर रहा हो। जब वो बेस क्लास के मेंबर को एक्सेस करे उससे पहले उनकी इनिशियलाइजेशन वाली प्रॉब्लम क्या हो जानी चाहिए, सोल्व हो जानी चाहिए। ठीक है, इस वजह से
बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले चलना जरूरी है। अब लिखा कि इन इनहेरिटेंस फर्स्ट of base class constructor is executed, then derived class constructor is executed, and this is possible through a special syntax, and the special syntax is वो स्पेशल सिंटैक्स हो जाएगा आपके पास डिराइव्ड क्लास ठीक है। यहां से समझ गए होंगे कि डिराइव्ड क्लास लिखा इसका मतलब है क्लास का नाम आप लिखोगे, जब क्लास का नाम लिखोगे तो वो कंस्ट्रक्टर ही माना जाएगा। कॉलन बेस क्लास एंड बॉडी ऑफ डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, ये केस 1। केस 2, डिराइव्ड क्लास आर्ग्यूमेंट्स कॉलन बेस क्लास एंड बॉडी। अभी अभी हमारे साथ यही तो हो रहा है। जब हमने डिराइव्ड क्लास का 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलाया तब भी बेस क्लास का कौन सा वाला चल रहा है, 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चल रहा है। जब हमने डिराइव्ड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलाया तो भी बेस क्लास का कौन सा वाला चल रहा है, 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ही चल रहा है। अब अगर आपको यहां से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलाना है तो ये स्पेशल सिंटैक्स अब आपको खुद को लिखना पड़ेगा, और यहां पर आप बेस क्लास पे जिस भी कंस्ट्रक्टर को चलाना चाहते हैं वो कंस्ट्रक्टर आप यहां पर मेंशन कर दीजिए और वो वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे आप चाह रहे हो कि नहीं, जब मैं सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं उस टाइम पे इसका 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चले और इसका 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर फर्स्ट क्लास के भी 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करवा दे, और यहां पर हमने 22 एज एन आर्गुमेंट पास किया, तो होगा क्या, सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, बनते इसका 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करवाने से पहले फर्स्ट क्लास के 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये इसका 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यहां से 22A में चला जाएगा, मैसेज आ जाएगा फर्स्ट क्लास 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ए की वैल्यू 22 प्रिंट हो जाएगी, वापस से यहां पर आएगा 11 बी में चला जाएगा, सेकंड क्लास 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा और उसके बाद बी की वैल्यू 11 प्रिंट हो जाएगी। एक बार इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। यस, फर्स्ट क्लास का 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ए की वैल्यू 22, सेकंड क्लास का 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और बी की वैल्यू 11। तो यहां से आप एक कंक्लूजन पे पहुंच गए हो, और वो कंक्लूजन ये है आपने ये सीखा कि इनहेरिटेंस के केस में जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का जो कॉलिंग का जो ऑर्डर है, कॉलिंग का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है फ्रॉम डिराइव्ड टू बेस, बट जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है, जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है फ्रॉम बेस टू डिराइव्ड। ठीक है, सबसे पहले सेकंड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ है, लेकिन अपनी बॉडी एग्जीक्यूट करता उससे पहले ही उसने फर्स्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो कॉलिंग का जो ऑर्डर है फ्रॉम डिराइव्ड टू बेस, पहले डिराइव्ड के पास जा रहा है फिर बेस के पास जा रहा है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है वो पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अगर इस टाइप का अगर उल जुलूल चीजें दिमाग में आ रही हो कि मैं इसको यहां ना लिख के यहां पर इस तरीके से कॉल करवा दूं, फर्स्ट 22, नहीं, एरर आ जाएगी। ऐसा सिर्फ मेंबर फंक्शन के लिए है। कंस्ट्रक्टर तो आपका स्पेशल मेंबर फंक्शन है, और स्पेशल मेंबर फंक्शन के साथ आप इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। फिर तो आप ऐसे भावनाओं में बह के ये भी बोल सकते हो कि क्या मैं S1 डॉट
सेकंड लिख लूं, S1 डॉट सेकंड 30 लिख लूं, S1 डॉट फर्स्ट लिख लूं। इनहेरिटेंस है तो बोले प्रॉपर्टी तो मेरे को मिल ही गई, ऐसा लिखा जा सकता है? नहीं, ये मेंबर फंक्शन के साथ में है, लेकिन इनहेरिटेंस तो स्पेशल मेंबर फंक्शन है, और स्पेशल मेंबर फंक्शन का ट्रीटमेंट डॉट ऑपरेटर के साथ में नहीं होता, और जब डॉट ऑपरेटर के साथ में नहीं होता तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना, जब भी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी बॉडी एग्जीक्यूट करने से पहले बेस क्लास के जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा हमेशा, भले ही डिराइव्ड क्लास का नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो। लेकिन अगर आप बेस क्लास के किसी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को अगर आप कॉल करना चाहते हो तो उस केस में आपको इस स्पेशल सिंटैक्स को यूज करना है, और यहां पर जिस भी कंस्ट्रक्टर को आप चलाना चाहते हो उस कंस्ट्रक्टर को आप एग्जीक्यूट करवा दीजिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कैसे होगा ये बात हमने सीख ही ली है। तो मल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कुछ ऐसा होता होगा, मैं यहां से इनको डिलीट कर रहा हूं। मैं एक और क्लास बना लेता हूं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए, और यहां पर आपने लिखा थर्ड क्लास, और ये सेकंड क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है, और पब्लिक सेक्शन में आपने ये मैसेज दिया। अभी अभी हमने सीखा भी था कि आप थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट T1 बनाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, कंट्रोल कहां पर जाएगा, थर्ड के पास। लेकिन थर्ड अपनी बॉडी एग्जीक्यूट करवाए उससे पहले अपनी बेस क्लास के जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब चूंकि इसकी और पेरेंट क्लास है तो ये अपनी बॉडी एग्जीक्यूट करवाएगा, उससे पहले क्या करेगा, ये फर्स्ट क्लास के जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, और इसका आउटपुट जो हमें देखने को मिलेगा वो फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्टर, सेकंड क्लास कंस्ट्रक्टर और थर्ड क्लास कंस्ट्रक्टर है। यहां पर अगर मैं ऐसा लिख दूं तो थर्ड कॉलन सेकंड, यहां पर लिख दूं सेकंड कॉलन फर्स्ट, क्या लिखा जा सकता है? यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अरे भाई, आप नहीं लिख रहे थे अब तक, तो अब तक कंपाइलर खुद ब खुद ऐसा ट्रीटमेंट करके आपको दे रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये स्मूथली चलेगा। वही फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्टर, सेकंड क्लास कंस्ट्रक्टर एंड थर्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। तो क्या फिर मैं थर्ड क्लास से यहां पर फर्स्ट लिख दूं? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, एरर आ जाएगी इसमें, और एरर बोलेगा कि जो फर्स्ट है वो मेरा इमीडिएट पेरेंट नहीं है। ठीक है, इमीडिएट पेरेंट कौन है? सेकंड। तो सिर्फ आप इमीडिएट पेरेंट को यहां पर लिख सकते हो, आप उसके ऊपर क्या चेन बनी हुई है, ठीक है, ये आप यहां पर इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो ये एरर है। हम इसको एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और इस लाइन में एरर बता रहा है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक बार एरर मैसेज देख भी लीजिए। यस, फर्स्ट इज नॉट ए डायरेक्ट बेस ऑफ, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते। हाँ, सेकंड के आप किसी को भी जब आप नहीं लिखोगे तो ऐसा कंपाइलर खुद लिख के देगा। अगर आप सेकंड के किसी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को अगर आप चलाना चाहते हो तो फिर आप जो भी पैरामीटर यहां पास करोगे वो पैरामीटर आप यहां पास कर सकते हो। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि C++ में तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में तो सपोर्ट होता है। तो यहां पर हमने एक क्लास बनाई है फर्स्ट, एक क्लास बनाई हमने सेकंड। इस बार सेकंड एक इंडिपेंडेंट क्लास है, फर्स्ट भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और थर्ड क्लास जो है
वो पब्लिक मोड में फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है और पब्लिक मोड में सेकंड क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है। यहां पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है और फिर आपने थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया T1। तो ध्यान रखना, जब इस टाइप की सिचुएशन होगी तो इस टाइप की सिचुएशन में आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, थर्ड क्लास का, तो कंट्रोल किसके पास जाएगा, थर्ड के पास जाएगा। और थर्ड के पास जाके चूंकि यहाँ इनहेरिटेंस हो रहा है तो सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलाएगा, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाएगा। अब बेस दो है यहाँ पर, एक फर्स्ट भी इसका बेस है और सेकंड इसका बेस है। यहाँ पर यही तो हुआ है, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लास की प्रॉपर्टी किसके पास आई है, थर्ड के पास आई है। फर्स्ट की प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर रहा है और इस सेकंड की प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर रहा है। तो अब यहाँ पर उलझन ये है कि पहले फर्स्ट का एग्जीक्यूट करवाया जाए या पहले सेकंड का एग्जीक्यूट करवाया जाए। जिस ऑर्डर में आपने इनहेरिट किया है प्रॉपर्टी को उसी ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर चलेगा। किस ऑर्डर में, सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी किसकी ली है, फर्स्ट की, तो सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलाएगा, ये फर्स्ट का कंस्ट्रक्टर चलाएगा। उसके बाद किसकी प्रॉपर्टी ली है आपने, सेकंड की, तो फिर किसका कंस्ट्रक्टर चलाएगा, ये सेकंड का। और उसके बाद किसका कंस्ट्रक्टर चलाएगा, थर्ड का कंस्ट्रक्टर चलाएगा। तो एग्जीक्यूट करवाया, ओह ये पुराने वाला कोड था, चेंज नहीं किया। अब तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट है। यस, आप देख पा रहे होंगे, पहले फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर चला है, उसके बाद सेकंड क्लास का कंस्ट्रक्टर और उसके बाद थर्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चला है। अगर मैं यहां से ऑर्डर बदल दूं तो ऑर्डर इन द सेंस मैं यहां फर्स्ट की जगह सेकंड कर दूं और सेकंड की जगह फर्स्ट कर दूं। अब यस, अब पहले क्या होगा, सेकंड और उसके बाद फर्स्ट देन थर्ड, वापस एग्जीक्यूट किया। यस, पहले सेकंड क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है, उसके बाद फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है और उसके बाद थर्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल तो आ रहा होगा कि जब हमने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात की थी तब हमारे सामने दुविधा नहीं थी। एक क्लास थी ए, एक क्लास थी हमारे पास बी। तो यहां पर हम बी क्लास का जब कंस्ट्रक्टर बना रहे थे तो यहां पर हम इस तरीके से ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को लिख पा रहे थे। जब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस था तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक बार में एक ही तो क्लास थी। अब यहां तो क्लास आ गई दो, तो यहां क्या लिखा जाए, तो यहां पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं लिख दूं थर्ड, उसके बाद कोलन, सबसे पहले सेकंड और उसके बाद कॉमा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। इस तरीके से थर्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो अपनी बॉडी एग्जीक्यूट करवाने से पहले सबसे पहले किसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करवाएगा, सेकंड की बॉडी को एग्जीक्यूट करवाएगा। और सेकंड के पास जब ये जाएगा तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद वापस यहां आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जब कॉलिंग स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है तो कंट्रोल कॉल्ड फंक्शन के पास जाता है और कॉल्ड फंक्शन से जब काम फिनिश हो जाता है तो वापस से कंट्रोल किसके पास आ जाता है, कॉलिंग स्टेटमेंट के पास आ जाता है। आप इस टाइप के स्टेटमेंट में कंफर्टेबल होंगे। तो यहां पर सेकंड के पास वापस आएगा, फिर फर्स्ट के कंस्ट्रक्टर को चलाएगा तो कंट्रोल वहां पर जाएगा, फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करवाएगा, वापस यहां आएगा और फिर थर्ड वाली की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जब मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है तो उस केस में हम इस तरीके से एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब आप सेकंड क्लास पे के किसी भी कंस्ट्रक्टर को चलाओ, 0 आर्गुमेंट को चलाओ, 1 आर्गुमेंट को चलाओ, 2 आर्गुमेंट को चलाओ, सिमिलरली आप फर्स्ट क्लास के किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्टर को आप चला सकते हो। जब आप नहीं लिखते हो तो ये इतनी चीज तो कंपाइलर आपको खुद ब खुद लिख के देगा। वो सेकंड क्लास का 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलाएगा और फर्स्ट क्लास का 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलाएगा। अब एक सवाल आपके दिमाग में और आ सकता है और वो सवाल ये है कि मान लो मैंने यहां पर
कोलन लगा के फर्स्ट लिख दिया और फिर सेकंड लिख दिया। अब ऊपर नोटिस कीजिएगा, पहले प्रॉपर्टी सेकंड की इनहेरिट हो रही है, उसके बाद प्रॉपर्टी फर्स्ट की इनहेरिट हो रही है। जनरली सबसे पहले सेकंड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है, फिर फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर थर्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। आपने फोर्सफुली ये बोला है कि पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलाओ, फर्स्ट क्लास का, फिर किसका कंस्ट्रक्टर चलाओ, सेकंड क्लास का, और फिर किसका कंस्ट्रक्टर चलाओ, थर्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। कंपाइलर आपकी बात को इग्नोर करेगा और उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उसको क्या कहना चाह रहे हो। वो अभी भी उसी ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर को चलाएगा, पहले सेकंड, फिर फर्स्ट, अगेन उसके बाद थर्ड। आपने स्टेटमेंट लिखा, इसमें कोई एरर नहीं है, ये चलेगा धूमधाम से। यस, लेकिन आपने जो बात बोली थी वो नहीं माना। आपने तो बोला था कि पहले फर्स्ट का चलाना, फिर सेकंड का चलाना, फिर थर्ड का चलाना। उसने बोला मैं उसी ऑर्डर में चलाऊंगा जिस ऑर्डर में इनहेरिटेंस हुआ है। पहले प्रॉपर्टी किसके पास आई, किसकी आई, सेकंड की, तो पहले किसका चलाया, सेकंड का। फिर प्रॉपर्टी किसकी, फर्स्ट की, तो किसका चलाया, फर्स्ट का। और आखिरी में थर्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है। तो यहां पर आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिस ऑर्डर में यह इनहेरिटेंस हुआ है उसी ऑर्डर में यहां पर लिखा जाएगा। अब ध्यान रखना, जब मान लो कि फर्स्ट क्लास में भी कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो सकता है, सेकंड क्लास में भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो सकता है, तो आप यहां पर उनको किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए, ठीक है। कंपाइलर सबसे पहले सेकंड को ढूंढेगा यहां पर, और सेकंड में आपने जिस भी टाइप का कंस्ट्रक्टर यहां लिख रखा है उसको चला देगा। उसके बाद वो फर्स्ट को ढूंढेगा और फर्स्ट का जिस भी टाइप का कंस्ट्रक्टर आपने यहां लिख रखा है वो उसको एग्जीक्यूट करवा देगा, और फाइनली थर्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को वो क्या करवा देगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, ये देखा था अभी अभी हमने कि डिराइव्ड क्लास है, डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बेस क्लास के जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। डिराइव्ड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हमेशा बेस क्लास के जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है। अगर आप बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को अगर कॉल करना चाह रहे हो तो बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपको डिराइव्ड क्लास के जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से करना चाह रहे हो तो यहां पर आपको बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर और जो भी आर्गुमेंट आप मेंशन कर दीजिए। आप चाहो तो डिराइव्ड क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से भी आप बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितनी बात हमने पढ़ी ये उसका कंक्लूजन है कि इन इनहेरिटेंस द ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन इज फ्रॉम बेस टू डिराइव्ड। सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है, उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है, बट ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग इज फ्रॉम डिराइव्ड टू बेस। सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करवाने से पहले क्या करेगा, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या करता है, कॉल करता है। तो कॉलिंग का जो ऑर्डर है वो डिराइव्ड टू बेस है, एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है वो फ्रॉम बेस टू डिराइव्ड है। अब अगर हम डिस्ट्रक्टर की बात करें तो डिस्ट्रक्टर में लिखा है कि इन इनहेरिटेंस डिस्ट्रक्टर आर एग्जीक्यूटेड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन। दैट मींस कंस्ट्रक्टर के केस में पहले बेस क्लास का उसके बाद डिराइव्ड क्लास का, लेकिन डिस्ट्रक्टर के केस में पहले डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर चलेगा और उसके बाद वो बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर चलेगा। तो दैट मींस फर्स्ट डिराइव्ड क्लास देन बेस क्लास डिस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड। अब बोला कि ऐसा क्यों, कंस्ट्रक्टर की तरह क्यों नहीं चला देते, तो वहां पर हमने जवाब देखा था कि डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर हो सकता है बेस क्लास के मेंबर को क्या कर रहा हो, एक्सेस कर रहा हो। तो जब वो मेंबर को एक्सेस कर रहा हो उससे पहले इनिशियलाइजेशन की प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए। लेकिन डिस्ट्रक्टर के केस में आप पहले किसका चला रहे हो, डिराइव्ड क्लास का। अब आपने अगर पहले डिराइव्ड क्लास का नहीं चलाया होता तो हो सकता है कि आपने बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर पहले चला दिया, और बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर जब आपने चलाया तो वो तो उस ऑब्जेक्ट के लाइफ में चलने वाला आखिरी फंक्शन था, और जब आखिरी फंक्शन था
तो बेस क्लास के जितने भी मेंबर थे वो सारे के सारे मेमोरी से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, लेकिन डिराइव्ड क्लास अभी भी उनको क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। तो ऐसा ना हो इसलिए सबसे पहले डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर चला दो। जब डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर चला दोगे तो उस केस में डिराइव्ड क्लास और बेस क्लास के पास कोई कनेक्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि डिराइव्ड क्लास फिनिश हो चुकी है। उसके बाद आप क्या कर दीजिए, बेस क्लास को फिनिश कर दीजिए। एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। ये कंस्ट्रक्टर रहने देते हैं, यहां पर इनका डिस्ट्रक्टर और लिख लेते हैं। ये फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, फर्स्ट क्लास का डिस्ट्रक्टर लिख लिया हमने। ये सेकंड क्लास का कंस्ट्रक्टर है और सेकंड क्लास का डिस्ट्रक्टर लिख लिया हमने। मैसेज हमने दिया है फर्स्ट क्लास डिस्ट्रक्टर, और यहां पर हमने मैसेज दिया है सेकंड क्लास डिस्ट्रक्टर। यहां हमने ऑब्जेक्ट बनाया है सेकंड क्लास का। सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया लेट्स से एसओबीजे के नाम से। सेव किया, एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा फर्स्ट क्लास का, फिर कंस्ट्रक्टर चलेगा सेकंड क्लास का, फिर डिस्ट्रक्टर चलेगा सेकंड क्लास का, फिर डिस्ट्रक्टर चलेगा फर्स्ट क्लास का। ओ there is some सॉरी, हमने इनहेरिटेंस नहीं किया है, ठीक है। तो हमने सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो पहले सेकंड क्लास का कंस्ट्रक्टर चल गया, उसके बाद सेकंड क्लास का डिस्ट्रक्टर चल गया। अब दोनों के बीच में हमने पब्लिक मोड में इनहेरिटेंस किया और ये फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है। सेव किया, एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो जो आउटपुट हमने एक्सपेक्ट किया था कि पहले फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर सेकंड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर सेकंड क्लास का डिस्ट्रक्टर चलेगा और उसके बाद फर्स्ट क्लास का डिस्ट्रक्टर चलेगा। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस के केस में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर अपना रोल प्ले करते हैं।